आज हम लोगों का ये 18th लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स का। हम लोग का सॉइल मैकेनिक्स लगभग अपने कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है और हम सॉइल मैकेनिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसोलिडेशन के अंदर हैं और आज कंसोलिडेशन को हम खत्म करेंगे। आज कंसोलिडेशन का हमारा ये आखिरी चैप्टर होगा। इसके बाद के जितने भी चैप्टर रहेंगे व्यापम के हिसाब से वो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उन्हें हमें बहुत शॉर्ट में और बहुत ब्रीफली हमें उन्हें पढ़ के निकल जाना है। ये हमारा आखिरी ऐसा चैप्टर है जिसे हमें थोड़ा डिटेल में व्यापम के लिए पढ़ना होता है। तो कंसोलिडेशन के अंदर बेसिकली हम लोग अभी कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको हम लोग एक बार शॉर्ट में हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। कल की क्लास जब हमने स्टार्ट की थी तो कल की क्लास में जो वॉइड रेशियो और प्रेशर का रिलेशनशिप है हमने उससे आगे की चीजें पढ़ना चालू करी थी। तो बेसिकली हम लोगों ने कल डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को देखा था कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है। फिर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के तीनों टर्म्स देखे थे कि वो कैसे होते हैं। कंसोलिडोमीटर भी हमने देखा था, कंसोलिडोमीटर के अंदर डेमेज पाथ कैसे निकलता है, स्ट्रेस कैसे लगती है, टाइम कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को देखने के बाद हम लोगों ने परमिटिविटी इक्वेशन देखी थी कंसोलिडेशन की, जैसे के इक्वल्स टू सी वी एम बी गामा डब्ल्यू। और उस इक्वेशन के बेसिस पर हमने वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन के अंदर सीवी को डिफाइन किया और सीवी को डिफाइन करने के बाद हमने वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन किया था। और वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के अंदर हम लोगों ने क्लियरली ये चीज देखी थी कि किस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है उस बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। अब बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल क्यों होता है मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को वहां पर बताया हुआ था। आई होप आपको सभी चीजें याद होंगी। अभी आज हम लोग आगे चलेंगे और आज हम लोग कल हमने जहाँ छोड़ा था हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे कि हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एमबी को बेसिकली पढ़ लिया था। और हम लोगों ने कल एमबी के बारे में क्या देखा था। कल हम लोगों ने एमबी के बारे में देखा था कि जो एमबी की वैल्यू होती है वो होती है डेल वी अपॉन कैपिटल डेल वी और नीचे हम लोग लिखते हैं डेल सिग्मा डेल। मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्रेम कितना आ गया यूनिट हमें बढ़ाने पर किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस में चेंज कितना होता है उसको हम लोग एमडी बोलते हैं। कल तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। फिर मैंने आप लोगों को इसके बाद की बात भी थोड़ी सी बताई थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको सॉइल को सेमी इनफाइनाइट लेके चलना है जो कि हम हमेशा लेके चलते हैं तो जो डेल वी अपॉन वी नॉट का टर्म होता है वो किसके बराबर हो जाता है डेल एच अपॉन एच नॉट के बराबर हो जाता है। क्लियर नॉट। तो यहाँ पे फिर हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एम बी का फॉर्मूला वी की जगह एच के टर्म्स में बना सकते हैं कि ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा डेल एच अपॉन एच नॉट और अपॉन हो जाएगा डेल सिग्मा डेल। इसे क्लियर नॉट। तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलूंगा और आगे हम लोग इसके आगे के थोड़े से कुछ फॉर्मूले देखेंगे, है ना। इसके आगे के हम लोग कुछ फॉर्मूले देखेंगे। नाउ सी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में भी रिलेशनशिप यूज होता है और रिलेशनशिप डायरेक्टली पूछा भी जाता है। तो रिलेशनशिप आपको ये याद रखना है ना। रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अभी दोनों चीजों को मेरे ख्याल से आप जानते तो होंगे बहुत अच्छे से। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी पे हम किसको दिखाते हैं एमवी को और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पे हम किसको दिखाते हैं एबी को। एमवी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना। और एबी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था एबी का फॉर्मूला हुआ करता था डेल ई अपॉन डेल सिग्मा डेल। जब लॉग पर नहीं लेते थे तब हम लोग इसको वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी कहा करते थे। नाउ सी क्लियरली अभी हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं और एमवी के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एमवी के फॉर्मूले से स्टार्ट करने के पहले आपको एक छोटी सी बात याद रखनी होगी और वो एक रिलेशनशिप और होता है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो हम लोगों को हमेशा याद रख के चलना चाहिए।
वो रिलेशनशिप होता है डेल एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, है ना। ये एक छोटा सा रिलेशनशिप सेल मैकेनिक्स के अंदर और होता है जो आपको हमेशा याद रख के चलना चाहिए, है ना। मैं अभी इस रिलेशनशिप को यूज करूंगा केवल, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं इस रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाऊंगा कि छोटा रिलेशनशिप कैसे निकल गया है। इसका प्रूफ किसी भी किताब में दिया नहीं है क्योंकि बहुत छोटा होता है। बेसिक वर्ड रेशो के फॉर्मूले से इसका प्रूफ निकल जाता है, तो वो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस स्लाइड के बाद उस चीज को दिखाऊंगा, अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यूज करूंगा तो एमवी के अंदर एमवी का फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखा हुआ है डेल एच अपॉन एच नॉट अपॉन डेल सिग्मा डैश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन डेल सिग्मा डैश। अभी यहाँ पर ये देखिए, ये जो टर्म आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, ये जो टर्म आपको यहाँ पर मिल रहा है डेल सिग्मा डैश अपॉन डेल ई, ये टर्म क्या है, ये टर्म ही तो है ए वी। तो बस इस ए वी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। अगर इस ए वी की वैल्यू आप पुटअप करते हैं तो आपको एम वी का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, आपको एम वी का फॉर्मूला मिल जाता है ए वी अपॉन मिल जाएगा 1 प्लस ई नॉट, नॉट। ये मेरा फाइनल जो फॉर्मूला है, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेरा फाइनली एम वी और ए वी के बीच में एक रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा, लाइक दैट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तो आपको बेसिकली याद रखनी होगा। ये जो फाइनली मैं एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल के लाया हूँ आपके सामने, ये वाला फॉर्मूला तो आपको बहुत याद रखनी होगा। ये वाला फॉर्मूला तो कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछा जाता है, और अगर हम देखेंगे तो हमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर कई बार पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना होगा। नाउ सी, एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर यूज करवाया है कि मैंने डेल एच अपॉन एच नॉट को 1 प्लस ई अपॉन ई नॉट लिख दिया है। तो हम लोग अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर अब चलते हैं। अगर हम लोग ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली दो दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, पहला फॉर्मूला क्या होता है, डेल एच अपॉन एच नॉट, डेल एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। एंड एक फॉर्मूला और होता है डेल एच अपॉन एच 100 इक्वल्स टू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई 100, है ना। नाउ यहाँ पर डेल एच क्या है, यहाँ पर डेल एच है चेंज इन डेप्थ ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की लेयर कितनी कंप्रेस हो चुकी है। डेल ई क्या है, चेंज इन वॉइड रेशियो। एच नॉट क्या है, इनिशियल थिकनेस और इनिशियल डेप्थ बिफोर कंसोलिडेशन। और एच 100 क्या है, फाइनल थिकनेस आफ्टर कंसोलिडेशन, ठीक है ना। तो ये दो चीजें तो आपको याद तो रखनी है ना। अभी इन दो चीजों का जल्दी से हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, सो दैट आपके दिमाग में वो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद करनी है, लेकिन जल्दी से हम इन चीजों का प्रूफ देख लेते हैं, सो दैट ये दोनों चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना। ओके, तो लेट्स सपोज दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक फॉर्मूला करवाऊंगा और दूसरा फॉर्मूला आप लोग मेरे ख्याल से खुद से कर पाएंगे, है ना। मैं एक फॉर्मूला आपको करवाता हूँ और दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो आप खुद से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं जो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पहला फॉर्मूला मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। आप क्या कीजिए, आप किसी भी एक साइड से ले लीजिए। लेट सपोज दैट मैं एलएचएस से लेता हूँ, क्योंकि वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन काम करना थोड़ा सा आसान रहता है, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन काम करना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं लेट सपोज दैट आरएचएफ से ले लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँ, फ्रॉम आरएचएफ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। आरएचएफ में मुझे क्या दिया हुआ है, आरएचएफ में मुझे दिया हुआ है डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, जो डेल ई है, तो उस डेल ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं डेल ई को लिख सकता हूँ
कि मेरा ई नॉट क्या था और माइनस का मेरा ई 100 क्या है। ये तो होगा डेली, है ना, कि चेंज कितना हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल। और नीचे क्या लिख दूं, 1 प्लस ई नॉट। अभी क्या करो, ऊपर नीचे वॉइड रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, है ना। तो डेल ई 1 प्लस ई नॉट इक्वल्स टू ऊपर ई नॉट क्या हो जाएगा, ऊपर क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कौन से, इनिशियल, तो यहां पर मैंने लिख दिया इनिशियल, अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कौन से, इनिशियल या फाइनल, कोई भी ले लीजिए, इनिशियल ले लीजिए या फिर फाइनल ले लीजिए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चाहे तो आप इनिशियल ले लें, चाहे तो फाइनल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहता है। नाउ सी फर्दर, अगर आप दूसरा टर्म देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगेन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वहां पे क्या लिखा हुआ है 100, और 100 कौन सा होता है, फाइनल वाला, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, फाइनल, और अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और नॉट था ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कौन सा, इनिशियल वाला, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड कौन सा, फाइनल या फिर इनिशियल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक ही रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नीचे एलसीएम लेके काट दो। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे मिलता है डेल ई 1 प्लस ई नॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनिशियल माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड फाइनल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनिशियल। ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इक्वल्स टू, जो भी वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, वॉइड के वॉल्यूम के चेंज की वजह से। सॉइल के अंदर हम इतने सॉइल के लेक्चर्स ले चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, आप मेरी प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चंस की, आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि एक सॉइल के वॉल्यूम में जो भी चेंज होगा, वो वॉल्यूम क्यों चेंज होगा, वो वॉल्यूम केवल और केवल चेंज होगा, वो वॉल्यूम केवल और केवल चेंज होगा उस पर्टिकुलर सॉइल के वॉल्यूम ऑफ वॉइड में होने वाले चेंज की वजह से, है ना। अगर हम उस सॉइल के वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कोई चेंज नहीं लेकर के चलेंगे तो उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कोई चेंज हो ही नहीं सकता वॉल्यूम का, क्योंकि जो वाइट्स होते हैं उन वाइट्स को तो हमेशा क्या मान के चलते हैं, वाइट्स को हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो वेरिएबल है वॉल्यूम के अंदर, जो सॉलिड है उनको हम क्या मान के चलते हैं, उनको मान के चलते हैं कि वो हमेशा कांस्टेंट है वॉल्यूम के अंदर, एग्जैक्टली और नॉट। तो वी वॉइड इनिशियल माइनस वी वॉइड फाइनल, ये क्या हो जाएगा, टोटल सॉइल के वॉल्यूम के अंदर चेंज, टोटल सॉइल के वॉल्यूम के अंदर चेंज है डेल वी अपॉन वी सॉलिड प्लस वी इनिशियल, सॉलिड और वॉइड, वॉइड का इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, वी नॉट, है ना। तो यहाँ पे आप लोग इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को देख पाएंगे। सेमी इनफाइनाइट सॉइल के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, सेमी इनफाइनाइट सॉइल के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, सेमी इनफाइनाइट सॉइल के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि डेल वी अपॉन वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, डेल एच अपॉन एच नॉट के। तो इसी चीज को मैं कैसे लिख दूंगा, मैं इसी चीज को लिख दूंगा डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एच अपॉन एच नॉट। इसका क्लियर हो नॉट। तो इस तरीके से आप इस छोटे से एक डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। डेरिवेशन मैंने आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए बताया है, आपके एग्जाम में तो आपको इस पर्टिकुलर केवल फॉर्मूले को याद रखना होगा और कुछ आपको यहाँ पर याद नहीं रखना होगा। नौ से ये पहली चीज मैंने करके बताई आपको, दूसरी चीज आप खुद से कर सकते हैं, ई 100 रखेंगे तो यहाँ पर ई 100 आ जाएगा, है ना, है ना। अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर ई 100 आ जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे ई 100 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर वी वॉइड फाइनल करेंगे, यहाँ पर वी वॉइड फाइनल करेंगे तो यहाँ पर वी सॉलिड प्लस वी फाइनल होगा, वी सॉलिड प्लस वी फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के। तो क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब वी 100, डेल वी अपॉन वी 100 किसके बराबर हो जाएगा, डेल एच अपॉन एच 100 के। तो ये भी एक नॉर्मल सी बात रहेगी, मेरे ख्याल से आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपको उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तक क्लियर नोट। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है जिसके अंदर हम लोग एक वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और एवी के अंदर हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और एवी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है कि एमवी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, एमवी इक्वल्स टू एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ये थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। तो आपको इस रिलेशनशिप को याद रखना है, बाद बाकी इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक छोटा सा रिलेशनशिप और देखा, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। और उसी के टाइप का एक रिलेशनशिप और होता है, डेल्टा एच अपॉन एच 100 इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई 100। तो आपको ये दो चीजें थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी यहाँ, ठीक है। हालांकि मैंने उनका पूरा जस्टिफिकेशन आपको दिया हुआ है, मैंने डायरेक्टली आपको याद रखने के लिए उन चीजों को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ सी एमवी को क्लियरली पढ़ने के बाद अब एमवी की यूनिट के ऊपर आते हैं, है ना, कि एमवी की यूनिट क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो सब लोगों को उसकी यूनिट समझ में आ गई होगी, जिन लोगों को उसकी यूनिट समझ में नहीं आई वो देख लें थोड़ा सा, है ना।
अगर हम एमबी की यूनिट के बारे में बात करते हैं, है ना, यूनिट ऑफ एमबी, तो एमबी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एमबी का फॉर्मूला क्या होता है? एमबी का फॉर्मूला होता है डेल वी अपॉन वी नॉट अपॉन 1 प्लस, सॉरी, अपॉन डेल सिग्मा डैश अपॉन डेल सिग्मा डैश। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एमवी की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? ऊपर क्या आ गया? ऊपर तो यूनिट लेस हो गया तो 1 लिख देता हूँ, भाई वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, यूनिट लेस हो गया, 1 लिख दिया। नीचे क्या हो गया? डेल सिग्मा डैश। डेल सिग्मा डैश की यूनिट क्या हो जाएगी? डेल सिग्मा डैश की यूनिट क्या हो जाएगी? डेल सिग्मा डैश की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, स्ट्रेस है ना इसलिए। तो एमवी की यूनिट क्या हो जाएगी? एमवी की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन। अब आप याद कीजिए, जब मैं सीवी यूनिट लिखा रहा था तब मैंने वहां पे लिख भी दिया था सीधे सीधे, कि अभी मैं इसको सीधे लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको इसको जस्टिफाई करके बताऊंगा। तो एमवी की यूनिट, और उल्टा होने भी चाहिए ना, क्योंकि बल्क मॉडुलस का उल्टा है। बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। तक क्लियर हो ना? तो यूनिट ऑफ एमवी आप इस तरीके से यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे ना। आगे चलते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट अपने पैरामीटर को देखते हैं। एमबी हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर लिया है, हम लोग नेक्स्ट अपने पैरामीटर को देखते हैं। और जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो हमारा जो मेन इस चैप्टर का कंसेप्ट है, हम उसके ऊपर अब मूव कर रहे हैं और उस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों को अगर एक पर्टिकुलर ग्राउंड की सॉइल के ऊपर देखना है, लेट अस सपोज दैट ये पर्टिकुलर ग्राउंड की सॉइल है और यहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलर डेप्थ का सॉइल मास है, ये मेरा एच डेप्थ का सॉइल मास है, और इस एच डेप्थ के सॉइल मास के अंदर मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि कंसोलिडेशन कितना हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने के लिए बैठूंगा तो मुझे साल लग जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ? इसका एक छोटा सा सैंपल एक्सट्रैक्ट करता हूँ, है ना, और इसके छोटे से सैंपल को मैं लैब के अंदर रखता हूँ और लैब के अंदर उस सैंपल के ऊपर लोड लगाता हूँ, पीजोमीटर इंस्टॉल करता हूँ, और पीजोमीटर इंस्टॉल करके और उसके ऊपर लोड लगा के मैं क्या कर लेता हूँ? यहाँ पर टाइम मालूम कर लेता हूँ कि कितने टाइम में ये कंसोलिडेट हो गया। जितने टाइम में ये छोटा सा सैंपल कंसोलिडेट हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम को मैं रिलेट कर देता हूँ फील्ड के ऊपर, क्योंकि सेम फाइल है ना, रिलेटेड इन द फील्ड कंडीशन। एग्जैक्टली। अब हम इसी बात के ऊपर आते हैं कि जो ये फील्ड कंडीशन के ऊपर रिलेट करने वाला कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया? हम लोग हम लोग कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत हो रही है क्या वॉइस में, विकास जी? बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कुछ? आवाज आ रही है सर? ठीक है। असल में आज बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो उसकी वजह से आप लोगों का खुद का नेटवर्क किसी का खराब हो सकता है, तो आप लोगों को वॉइस की कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होगी। तो अगर आप अभी नहीं सुन पा रहे हैं देन आप रिकॉर्डेड वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। तो बारिश की वजह से आज प्रॉब्लम हुई है ना। क्लास हम लोग नहीं रोकेंगे, क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। नाउ सी क्लियरली, अब मुझे क्या करना है? मुझे रिलेट करना है फील्ड कंडीशन को और लैब कंडीशन को। मैं लैब के अंदर जो सैंपल लेके आया हूँ ना, उस सैंपल को मुझे रिलेट करना है कहाँ पर? मुझे रिलेट करना है फील्ड के ऊपर। अब फील्ड के ऊपर मैं उसको रिलेट कैसे करूंगा? अब रिलेट करने के बाद मुझे टाइम का एक फैक्टर चाहिए। टाइम का फैक्टर मैंने अभी तक कहीं भी उपयोग नहीं किया, मतलब टाइम तक कहीं भी आई नहीं है। हमने इतना कंसोलिडेशन पढ़ लिया, हम लगभग कंसोलिडेशन के लास्ट में पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब तक हमने टाइम के बारे में कहीं नहीं पढ़ा कि सैंपल कंसोलिडेट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो अब सेकंड लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर को दिखाया जाता है टीवी से, है ना, टीवी से। टाइम फैक्टर बेसिकली ये होता क्या है? टाइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है ना, एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती टीवी की, डायमेंशन लेस। हम थोड़ी देर बाद डायमेंशन निकाल के भी चेक करेंगे कि वाकई में कोई डायमेंशन होती है कि नहीं होती है। डायमेंशन लेस पैरामीटर है ना, यूज्ड टू रिलेट दी degree of consolidation with time required for consolidation, है ना। अभी थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा, अभी थोड़ा सा इनिशियली पढ़ेंगे तो थोड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको पूरा खत्म करूंगा तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। इनिशियली थोड़ा सा लिटिल बिट टिपिकल लग सकता है,
इफ देयर इज अ क्वेश्चन देन यू मे आस्क, पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल एक प्रॉब्लम होता है टाइम फैक्टर का। नाउ सी क्लियरली टाइम फैक्टर होता क्या है, उसे थोड़ा सा समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे। टाइम फैक्टर बेसिकली होता क्या है? टाइम फैक्टर का मतलब होता है कि ये एक हमने ऐसा एक पैरामीटर यूज किया है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब यू परसेंटेज और टाइम रिक्वायर्ड मतलब टी, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। मतलब इसकी दो अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, इसकी दो अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, है ना। और ये दो उन अलग अलग इक्वेशंस के लिए हमें टी और यू मतलब कंसोलिडेशन की डिग्री और टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन, इन दोनों के बीच में दो इक्वेशंस के थ्रू रिलेशनशिप निकाल के देता है। और उन रिलेशनशिप से ये उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है ना। टीवी की वैल्यू उन दोनों से रिलेट होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। तो सबसे पहला इसका रिलेशनशिप होता है, वो होता है रिलेशन बिटवीन व्हाट टीवी एंड टाइम। टी इज व्हाट? टी इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन। नाउ ये रिलेशनशिप क्या होता है? टीवी का रिलेशनशिप क्या क्या दिया जाता है? टीवी का रिलेशनशिप दिया जाता है CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। मेरी लाइट थोड़ी सी, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो थोड़ा सा आप लोगों को पिक्चर देखने में दिक्कत, मेरी पिक्चर देखने में दिक्कत होगी। बात बाकी आप लोगों को प्रेजेंट कनेक्शन पे ही दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर चीजें क्या क्या हैं, हमने किस चीज को कैसे कैसे लिया हुआ है, वेयर। अगर मैं टीवी को देखता हूँ तो बच्चों को पता है वो क्या है। सीवी को देखता हूँ तो वो भी आप सभी को पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, है ना। यूनिट बताइए क्या होती थी? यूनिट बताइए क्या होती थी? कौन बताएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद टी मैं बता चुका हूँ, टाइम रिक्वायर्ड, यूनिट क्या होगी? सेकंड, या टाइम की जो भी यूनिट रख रहे हैं। और डी क्या है? लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। एग्जैक्टली यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। नाउ सी, आप डी को सेंटीमीटर में रखो तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। टीवी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, नीचे क्या आया? सेकंड। और वो टी के सेकंड से सीवी के नीचे वाला सेकंड कट गया। तो टीवी की मेरी क्या यूनिट निकली? टीवी की मेरी कोई यूनिट नहीं निकली। क्या निकला? डायमेंशन लेस। ठीक है ना, क्या निकला? डायमेंशन लेस, है ना। ओके। नाउ सी, ये टीवी का एक तरीका हुआ, और यहां से हमने टीवी को किससे रिलेट कर रखा है? टीवी को टी से रिलेट कर रखा है ना। व्हाट इज टी? व्हाट इज टी? टी इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन। अब ध्यान से देखने समझ में कीजिएगा, टी इज अ ब्रिज बेसिकली। टी अपने आप में कोई पैरामीटर नहीं है, टी केवल एक ब्रिज है जो यू और टी के बीच में काम कर रहा है। अभी इसने एक रिलेशनशिप किसके साथ दे दिया? इसने एक रिलेशनशिप दे दिया टी के साथ। अभी एक रिलेशनशिप और देगा, और दूसरा रिलेशनशिप ये किसके साथ देगा? दूसरा रिलेशनशिप देगा ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ। अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं? टाइम फैक्टर का जो रिलेशनशिप होता है उसको यूज करके और वहां से टीवी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 40% कंसोलिडेशन, तो टाइम फैक्टर और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के बीच का रिलेशनशिप यूज कर लीजिए। और जैसे उस रिलेशनशिप को आप यूज करेंगे, जैसे उस रिलेशनशिप को आप यूज करेंगे, तो वहां से आपको टीवी की वैल्यू मिल जाएगी। अब उस टीवी की वैल्यू को निकालिए और उस टीवी की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। उस टीवी की वैल्यू को आप जैसे यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन की वैल्यू मिल जाएगी। आपको टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ सी, हम लोग इस चीज को आगे लेकर के चलते हैं और दूसरा रिलेशनशिप अपना देखने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा रिलेशनशिप हमारा है वो हमारा रिलेशनशिप आने वाला है सेकंड नंबर पर, रिलेशन बिटवीन टीवी एंड यू परसेंटेज। दोनों चीजों को आप जानते हैं, दोनों चीजें क्या है?
टीवी क्या है? टाइम फैक्टर, और यू क्या है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अभी इस रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो ये रिलेशनशिप बेसिकली क्या होगा? ये रिलेशनशिप बेसिकली क्या होगा? दो रिलेशनशिप आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी। जो पहला केस है, वो पहला केस आपका क्या बोलता है कि केस वन के अंदर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि इफ यू परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 60%, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है ना, मतलब यू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% के बराबर है या फिर वो 60% से कम है। तो अगर वो 60% के बराबर या 60% से कम है तो ये रिलेशनशिप क्या चलता है? ये रिलेशनशिप बिल्कुल जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, जो बिल्कुल सर्कल का एरिया होता है, सर्कल के एरिया के बराबर हो जाता है, पाई/4 और यू का स्क्वायर, बिल्कुल सर्कल के एरिया के बराबर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात है कि जो आपका यू है वो आपका यू इन परसेंटेज है। मतलब आपको वैल्यूज कैसे याद रखनी होगी? आपको वैल्यूज याद रखनी होगी कि यू का आपको परसेंटेज में रखना। 35% दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे यू की वैल्यू क्या रख देनी है? यू की वैल्यू आपको यहाँ पर 35 रख देनी है। यू की वैल्यू आपको 60 दी हुई है तो यू की वैल्यू क्या रख देनी है? यू की वैल्यू 60 रख देनी है। फ्रैक्शन में देखेंगे, परसेंटेज में रखेंगे तो टीवी की वैल्यू मिल जाएगी। केस टू आपके सामने क्या होता है कि अगर यू की वैल्यू 60% से ज्यादा है तो वहां पर टीवी का फॉर्मूला क्या होता है? वहां पर टीवी का फॉर्मूला होता है 1.7813 माइनस का 0.9332 इंटू लॉग 10। मैं जहां भी लॉग लिखता हूँ वो 10 ही होता है ना। 100 माइनस यू परसेंटेज। इज दैट क्लियर और नॉट? 100 माइनस यू परसेंटेज। ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी। ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी ना। मैं छोटा सा एक करेक्शन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको उल्टा करके लिख गया हूँ, है ना। छोटा सा एक करेक्शन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका सेकंड फॉर्मूला है, इस सेकंड फॉर्मूले के अंदर यू आपको क्या में रखना है? इन परसेंटेज में रखना है, क्योंकि यहाँ पर वो 100 में से माइनस हो रहा है। यू इन परसेंटेज रखना है और यहाँ पर यू आपको फ्रैक्शन में रखना है। छोटा सा एक मैं उल्टा कर गया था दोनों केस को, ये आपको थोड़ा ठीक कर लेना है बस। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जो नीचे वाला फॉर्मूला है उसमें आपका यू हमेशा परसेंटेज में आएगा और जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें आपका यू जो रहेगा वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। अब बच्चों को लगता है कि सर ये वाले फॉर्मूले तो बहुत टिपिकल है, तो ये वाले फॉर्मूले तो बहुत मुश्किल है याद करने के लिए। आपको ऊपर वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत होती है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा। आपको जो ऊपर वाला फॉर्मूला है सिर्फ आपको वही फॉर्मूला याद करने की जरूरत होती है जो नीचे वाला मेरा फॉर्मूला होता है ना, जो मेरा बॉटम वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर आपका यू सिस्टम से ज्यादा होता है तो टीवी हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, है ना, हमेशा गिवन होता है, ऑलवेज, है ना। मतलब अब तक आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के, उन सब में टीवी गिवन रहेगा अगर 5% से ज्यादा है। और टीवी 5% से कम है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो पाई को 22/7 लिख लीजिए, 22/4 कर लीजिए, तो यू का उसमें 2 करके निकाल लीजिए। थोड़ी सी हल्की फुल्की टिपिकल कैलकुलेशन है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो सॉल्व करनी पड़ेगी अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला कभी सॉल्व नहीं करना। उसका रीजन क्या है? वहां पर लॉग लगा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में वो कभी भी आपको फॉर्मूला यूज करवाएगा ही नहीं, कभी भी नहीं कर। हाँ, लेकिन फॉर्मूला पूछ लेता है भाई, फॉर्मूला पूछ लेता, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। टीवी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला पूछ लेता है यू इज ग्रेटर देन 60%, तो टीवी को निकालने का फॉर्मूला क्या है। उस केस के लिए फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। बात बाकी टीवी की वैल्यू कभी भी 60% से ऊपर अगर आपका कंसोलिडेशन है तो टीवी डायरेक्टली लिख के देगा। 3 वैल्यू आपको बता रहा हूँ, जो वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, टीवी की डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाती है ना। 3 वैल्यू आपके सामने रख रहा हूँ, जो वैल्यू आपको सीधे निकाल के रख लेनी है और आपको उन वैल्यूज को अच्छे से याद रखना है। आप लोग आज क्लास के बाद मेरी उनको निकाल लीजिएगा और उनको निकाल के रख लीजिए। 3 वैल्यू पूछी जाती है और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी वैल्यूज कौन सी हैं? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वैल्यूज ऑफ टीवी, ये वैल्यू हमारी कौन सी है? T50, T60 एंड T90, है ना। मैं नीचे 50 लिखता हूँ, 60 और 90 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? 90% कंसोलिडेशन, 50% कंसोलिडेशन और 60% कंसोलिडेशन। तो इन वैल्यूज को आप थोड़ा सा निकाल के और याद रख लीजिएगा। एक वैल्यू आपको नीचे वाले फॉर्मूले से निकालनी है, 2 वैल्यू आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालनी है। तो ये वैल्यू जनरली आपके पेपर के अंदर अब तक आ चुकी है कि वैल्यू कैसे रहेंगी। अब दोनों फॉर्मूला का यूज करना सीख गया है। टीवी को भी न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, तब मैं खुद भी इसका प्रैक्टिकल यूज भी आप लोगों को करवाऊंगा। अभी के लिए आपको इन 2 वैल्यूज का यूज करना अच्छे से सीखना है। कैसे कि इन 2 फॉर्मूला का यूज करना सीखना है कैसे
कि अगर आपको टाइम और कंसोलिडेशन की डिग्री के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो टीवी इज अ ब्रिज, टीबी इज अ इंटरमीडिएट, जो एक बार किसके साथ रिलेट हो रहा है टाइम के साथ और एक बार किसके साथ रिलेट हो रहा है यू के साथ। तो इनडायरेक्टली किन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है, यू को और टी को अपने एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है, यू को और टी को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है। सब क्लियर नोट? ठीक, नो सी आगे चलते हैं। और अब लास्ट में अपने बेसिक अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं जो कि हमारा होता है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। है ना, हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है कंसोलिडेशन के अंदर वो क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। क्योंकि कंसोलिडेशन बेसिकली हमने पढ़ा ही इसलिए था ना भाई, कंसोलिडेशन को तो बेसिकली हमने पढ़ा ही इसलिए था, क्यों? क्योंकि हम लोग सेटलमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। नो सी हमारे काम का जो कंसोलिडेशन होता है वो कौन सा कंसोलिडेशन होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन, है ना। और हमें जो सेटलमेंट सबसे ज्यादा मतलब है वो भी हमें किससे मतलब है, प्राइमरी कंसोलिडेशन से। तो मैं पे लिखता हूँ ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब मुझे कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी क्योंकि मैं सभी कंसेप्ट को स्टडी कर चुका हूँ अच्छे से। इसके बाद कुछ एक दो मिसलेनियस टॉपिक्स और रहेंगे तो वो चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी क्लियर करूंगा थोड़ी देर के बाद। प्राइमरी कंसोलिडेशन की वजह से मुझे अब यहाँ पर अपना बेसिकली सेटलमेंट देखना है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन की वजह से मेरा सेटलमेंट कितना होगा। अगर मैं प्राइमरी कंसोलिडेशन की सेटलमेंट देखता हूँ तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं, है ना। और लगभग लगभग मोस्टली फॉर्मूलास को आप लोग अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, मोस्टली फॉर्मूलास को आप बहुत अच्छे से समझ भी चुके हैं। नाफी सबसे पहला अगर मैं फॉर्मूला देखना चाहता हूँ तो सबसे पहला जो फॉर्मूला निकल के आता है वो सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ एवी, है ना, सॉरी इन टर्म्स ऑफ एमवी। जो सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ एमवी, एवी इसके बाद लेंगे एमवी। अब एमवी का फॉर्मूला देखते हो तो मैं पहले एमवी की इक्वेशन लिख लेता हूँ। एमवी की इक्वेशन क्या होती थी, डेल एच अपॉन एच नॉट अपॉन डेल सिग्मा डैश, बस खत्म हो गया, निकल गया फॉर्मूला। डेल एच ये तो कंसोलिडेशन है, ये तो सेटलमेंट है, ये तो थिकनेस में चेंज है। एमवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डेल एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एच इक्वल्स टू हो जाएगा एमवी इनटू व्हाट, डेल सिग्मा डैश इनटू व्हाट एच नॉट। और फॉर्मूला कोई भी नया फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई भी नया फॉर्मूला याद नहीं रखना, आप पूरे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। केवल चीजों को एक दूसरे वे में, केवल चीजों को एक दूसरे तरीके से आप लोगों को थोड़ा स्टडी कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज याद नहीं करनी, कोई भी ऐसा नया फॉर्मूला याद नहीं करना जो आपने अब तक पढ़ा नहीं है या फिर जो आपने अब तक देखा नहीं है। क्लियर हो ना? अगला फॉर्मूला देखते हैं और अगला फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है इन टर्म्स ऑफ सीसी, इन टर्म्स ऑफ सीसी। अगर अपन इन टर्म्स ऑफ सीसी देखते हैं तो पहले सीसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। सीसी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, सीसी का फॉर्मूला होता था डेल ई अपॉन डेल लॉग सिग्मा डैश। इसको मैं कैसे लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था डेल ई अपॉन लॉग सिग्मा डैश, मेरे ख्याल से आखिरी वैल्यू है तो इसको मैं लिखा सिग्मा डैश माइनस का लॉग सिग्मा नॉट डैश, है ना। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हर जगह बेस क्या रहेगा 10, हर जगह मेरा बेस क्या रहेगा 10। क्लियर हो? नाउ सी फर्दर मैं इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ। और मैं इस चीज को मॉडिफाई कैसे करूंगा, मैं इस चीज को मॉडिफाई करूंगा कि सी सी इक्वल्स टू डेल ई, डेल ई, है ना। तो डेल ई की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या, डेल ई की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ ना। डेल ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इंटू वन प्लस ई नॉट। समझ गए कहाँ पे लिखा, समझे आप लोग कहाँ पे लिखा। और ये नीचे क्या हो जाएगा, log 10 सिग्मा डैश माइनस log 10 सिग्मा नॉट डैश। समझ गए आप लोग कहाँ पे लिखा मैंने ये, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ सी अभी मैं इस चीज को आगे कैसे लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा है उसके लिए मैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है। यहाँ पर मैंने सेम फॉर्मूला यूज किया हुआ है जो छोटे छोटे फॉर्मूले तो मैंने आप लोगों को लिख करके समझाए थे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि डेल एच अपॉन एच नॉट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा डेल ई अपॉन वन प्लस ई नॉट। और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे मैंने डेल ई इक्वल टू लिख लिया
डेल एच अपॉन एच नॉट इंटू 1 प्लस ई नॉट। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर ला करके यूज कर ली है, सेम चीज मैंने यहाँ पर ला करके यूज कर ली है। नाउ सी फाइनली ये फॉर्मूला मेरा कैसा बनता है, मैं log सिग्मा डेफ माइनस log 10 सिग्मा नॉट डेफ को सीसी के इनटू में ले जाऊं, एच नॉट को भी सीसी के इनटू में ले जाऊं और 1 प्लस ई नॉट को नीचे ले आऊं, है ना। तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला मेरा फर्दर अगले पेज के ऊपर मैं देख रहा हूं। तो अगले पेज के ऊपर मुझे कैसा दिखाई देता है, मेरा जो डेल एच है ना, मेरा जो डेल एच है वो डेल एच का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल एच का वैल्यू हो जाएगा सीसी इंटू एच नॉट, है ना, अपॉन 1 प्लस ई नॉट और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा log 10 सिग्मा डेफ माइनस का log 10 सिग्मा नॉट डेफ। अभी log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पर, अभी log की यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अगर आप log की यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log की प्रॉपर्टी लगाने से आपको डेल एच वैल्यू क्या मिल जाएगी, सी सी इंटू एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट, और log की वैल्यू क्या मिल जाएगी, log 10 सिग्मा डेफ अपॉन सिग्मा नॉट डेफ। तक क्लियर हो? ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है, और यहाँ पर भी मैंने आपको कोई नई चीज नहीं बताई है, जो मैंने पहले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उन्हीं को आपको रिफ्रेम करके लिख दिया है। जो पहले फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उन्हीं फॉर्मूला को मैंने रिफ्रेम करके लिख दिया है। अभी यहाँ पर सिग्मा डेफ क्या है, सिग्मा नॉट डेफ क्या है, अब मेरे ख्याल से इन सब चीजों के बारे में बात करने का कोई लॉजिक नहीं है अगर हमने कंसोल्टेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि सिग्मा डेफ मेरा फाइनल स्ट्रेस है और सिग्मा नॉट डेफ मेरा इनिशियल स्ट्रेस है। तो मेरे ख्याल से उन चीजों को मुझे एक बार फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है आपके सामने, ठीक है ना। ना फिर थोड़ा सा आगे और चलते हैं, और इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला और देखते हैं ईवी के टर्म्स में, थर्ड नंबर पर। इन टर्म्स ऑफ एबी, एबी आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, मेरे ख्याल से एबी सबको पता है। तो एबी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, अगर मैं एबी का फॉर्मूला देखूं तो एबी का फॉर्मूला होता है डेल ई अपॉन डेल सिग्मा डेल। तो इस चीज को मैंने कैसे लिखा, इस चीज को मैंने लिखा ए बी इक्वल टू डेल ई, डेल ई को अगेन में कैसे लिख रहा हूँ, डेल ई अपॉन डेल एच अपॉन एच नॉट इंटू 1 प्लस ई नॉट, और अपॉन नीचे क्या आ गया, 1 प्लस सिग्मा डेफ मेरा चली रहा है, सॉरी डेल सिग्मा डेफ मेरा चली रहा है। तो डेल सिग्मा डेफ को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल सिग्मा डेफ को मैं लिख सकता हूँ कि सिग्मा डेफ माइनस सिग्मा नॉट डेफ, ठीक है। तो फाइनली मेरा यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, मुझे ए बी इक्वल टू मिलेगा, मुझे ए वी इक्वल टू मिलेगा, या फिर मैं सीधे डेल एच इक्वल टू लिख देता हूँ, क्योंकि एक स्टेप बीच में कैलकुलेटिव में तो मिस की जा सकती है, तो मैं सीधे डेल एच इक्वल टू लिख दूंगा, आपको समझ में आएगा। ये ऊपर आ जाएगा ए वी के साथ, तो ए वी इंटू सिग्मा डेफ माइनस का सिग्मा नॉट डेफ इंटू एच नॉट, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ई नॉट। इससे क्लियर नॉट, अगेन ये इक्वेशन भी मैं पिछली प्रीवियस इक्वेशन से सीधे सीधे निकाल करके लेकर के आया हूँ, और मैंने यहाँ पर कोई भी अलग काम नहीं किया हुआ है, मैंने सीधे सीधे वही वैल्यू यहाँ पर निकाल करके आपके सामने लिख दी है, ठीक है। दूसरी बात, ये तीन इक्वेशंस आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पर, इन तीन इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा सा एक सीधा ही आपको इनका फॉर्मूला भी यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशंस के फॉर्मूले सीधे ही पूछे जाते हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी इन पर बेस दे दिए जाते हैं। जनरली हम लोग सेकंड इक्वेशन पर बेस न्यूमेरिकल आपके पेपर के अंदर प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अगेन लॉग हो रहा है, और लॉग 10 या फिर जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग प्रेफर नहीं करते कि ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाए। लेकिन ये इक्वेशन पूछी जाती है अभी, है ना, ये इक्वेशन बताई जाती है कि ये इक्वेशन किस तरीके से काम करेगी और यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है। तो तीन फॉर्मूले मैंने आपको दिए हुए हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बसा के याद रखने होंगे, और इन तीन फॉर्मूलों की मदद से आप प्राइमरी कंसोलिडेशन को बहुत अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ देयर इज अ क्वेश्चन देन यू मे आस्क, अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको कोई फॉर्मूला या कुछ लाइन कोई समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो, तो जल्दी देखें।
कुछ भी नहीं पूछना है किसी को भी? ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, ये मेरा प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए फॉर्मूला था। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ आपको मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना? एक बार आपको फॉर्मूला आप लोगों ने मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे, या कोई फॉर्मूला लगेगा तो मैं आपको बता भी दूंगा और आप उस चीज को वहां पर यूज कर भी पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप लोग खुद मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, है ना? सपोज दैट एक फुटिंग के नीचे, बिलो आ फुटिंग 5 मीटर का क्ले सॉइल था, है ना? विच वॉज अंडरलेन बाई ग्रेवल्स। अब पहली बात, अंडरलेन बाई ग्रेवल्स का मतलब क्या? अंडरलेन बाई ग्रेवल्स का मतलब कि उस पर्टिकुलर सॉइल के नीचे ग्रेवल्स थे, है ना? या फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लिख देता हूँ, है ना? और मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, क्ले सॉइल एवं ग्रेवल लेयर। अभी ठीक है, एवव आ ग्रेवल लेयर, तो उसके नीचे ग्रेवल है, ग्रेवल के ऊपर 5 मीटर का क्ले सॉइल लिखा हुआ है, एक फुटिंग के नीचे है और ग्रेवल लेयर के ऊपर। बिलो आ फुटिंग 5 मीटर क्ले सॉइल एवव आ ग्रेवल लेयर। मतलब क्या हुआ कि नीचे ग्रेवल है। ग्रेवल होने से मतलब क्या निकल रहा है? ग्रेवल होने से मतलब ये निकल रहा है कि यहाँ पर नीचे भी ड्रेनेज हो सकता है, और ऊपर के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। ऊपर केवल क्या है? ऊपर केवल एक फुटिंग है, ऊपर केवल एक फुटिंग है, तो ऊपर तो ड्रेनेज होगा ही होगा, ऊपर तो ड्रेनेज होगा ही होगा। ऐसा क्लियर होना? तो एक ऐसा आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना? आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना है। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना है, और आपको कुछ चीजें दी हुई हैं इस कंसोलिडेशन को सॉल्व करने के लिए। आपको लैब के अंदर एक टेस्टिंग दी हुई है, जिस टेस्टिंग के थ्रू आप कंसोलिडेशन फाइंड आउट कर। ओके, तो अभी हम लोग इसको आगे लेते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे सामने एक छोटा सा एक केस दिया हुआ है, हमें इसका कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना है, और हमें इसके बारे में, लैब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और लैब के बारे में हमसे कहा जा रहा है कि हम सेम सॉइल का सैंपल लेके आते हैं लैब में, है ना? सैंपल फ्रॉम सेम सॉइल इज टेकन टू द लैब एंड टेस्टेड इन बोथ फेज ड्रेनेज कंडीशन, है ना? बोथ फेज ड्रेनेज कंडीशन। सैंपल की जो थिकनेस है, सैंपल की जो थिकनेस है वो लेट अस सपोज दैट 5 सेंटीमीटर है। छोटा सा सैंपल है मेरा, 5 सेंटीमीटर है मेरी, इट्स एग्रीमेंट। और इस सैंपल को सैंपल टेक्स 10 मिनट्स टू अंडरगो 50% कंसोलिडेशन।
तो आपको इस फॉइल का भी 50% कंसोलिडेशन कितने टाइम में होगा ये पता करना है ना। आपको इस फाइल के लिए 50% कंसोलिडेशन कितने टाइम में होगा ये पता करना है। दैट्स इट, बस इतना का क्वेश्चन है। आपको 50% कंसोलिडेशन का टाइम पता करना है, बस इतना का क्वेश्चन है आपका। मैं पूरी चीजें आप लोगों को यहाँ पे लिख के दी हुई है ना। एबव ग्रेवल लेयर का मतलब नीचे भी ड्रेनेज है और ऊपर भी ड्रेनेज है। आप जल्दी से जान कर देंगे सॉल्व करके। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए नहीं, फील्ड पे डबल साइड ड्रेन कंडीशन है, क्योंकि नीचे ग्रेवल लेयर है, ऊपर तो ड्रेनेज होते ही है हमेशा, है ना। फील्ड पे डबल साइड ड्रेनेज है, कंडीशन सेम है दोनों जगह। टीवी का फॉर्मूला क्या होता है? टीवी का फॉर्मूला होता है सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अगर इस फॉर्मूले के अंदर आप देखते हैं तो आपको टीवी कांस्टेंट मिलेगा। वाई टीवी इज कांस्टेंट? क्योंकि दोनों जगह क्या है, 50%, है ना। तो टीवी की वैल्यू सेम निकल के आनी है, पाई बाई 4 यू का स्क्वायर। सीवी इज कांस्टेंट, वाई सीबी इज कांस्टेंट, सॉइल इज सेम, सॉइल इज सेम। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? मुझे यहाँ पे मिलता है टी इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। देख लीजिए, मुझे यहाँ पे मिलता है टी इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अगर मुझे टी इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर मिलता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2 का स्क्वायर, है ना। और मैं T1 अपॉन T2 को क्या लिख सकता हूँ? T1 की वैल्यू मुझे दी हुई है, मैं वन कंडीशन सैंपल मांगा हूँ, दूसरे में फील्ड मांगा हूँ, तो मुझे वैल्यू दी हुई है 10 मिनट्स, अपॉन लिख लेता हूँ T2 इक्वल्स टू D1 D2। अब डबल ड्रेनेज है ना दोनों जगह, डबल ड्रेनेज है ना, तो दोनों जगह क्या ले लेता हूँ? बाई टू। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर बाई 2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो 5 मीटर को मैं कितना सेंटीमीटर लिखूँ? 500 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली ना, क्लियर और नॉट। और बाई 2 इसका क्या कर दूँ? स्क्वायर। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है? मुझे फर्दर मैं यहाँ पर नीचे आपको लिख के बताता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? मुझे यहाँ पे फर्दर T2 इक्वल्स टू क्या मिलता है? मुझे T2 इक्वल्स टू मिलता है 10 मिनट्स, और इसके इंटू में कितना आ जाएगा? 500, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 5, है ना, इतने मिनट्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 से ये 5 कैंसिल आउट कर दिया, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 1000 मिनट्स। इसको घंटों में आप कैलकुलेट कर लो, यू गेट द आंसर। इसको आप लोग घंटों में कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर, है ना। तो एक 5 सेंटीमीटर का मेरा एक छोटा सा फाइल सैंपल था, और उस 5 सेंटीमीटर के फाइल सैंपल को मैंने लैब के अंदर लाके टेस्ट किया था, और वो मेरा 10 मिनट में कंसोलिडेट हो गया था।
तो वहां से मैंने एक रिलेशनशिप चेकआउट किया और उस रिलेशनशिप के थ्रू मैंने वैल्यूज निकाली। तो मैथमेटिकल कुछ एरर हो तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा और अपनी कैलकुलेशन में ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बिना किसी कैलकुलेटर के ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत है आपको, तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, मेरे ख्याल से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मेरे ख्याल से आगे चल सकते हैं और हम लोग आगे बातचीत करते हैं, है ना। यार ये 69 डेज आ रहा है क्या सच में? 173 डेज, 69 डेज, इतनी इतना निकल के आ रहा है? अच्छा हाँ, स्क्वायर होगा, सॉरी, ये मेरी मैथमेटिकल एक एरर था, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये स्क्वायर होगा, माय मिस्टेक है ना। तो इसको ये आप स्क्वायर कर लीजिएगा, है ना। 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का आप स्क्वायर करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा निकल के आएगा। मतलब 100 का स्क्वायर करोगे तो ये 10 टू की पावर 4 हो गया। 10 टू पावर 4 में आप करोगे तो 10 टू की पावर 5 मिनट्स आएगा। अभी मेरे ख्याल से सही होगा, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से सही होगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया ना सीधे सीधे, केवल 100 का स्क्वायर हुआ। 100 का स्क्वायर हुआ तो 10 पावर 4 हो गया। 10 टू पावर 4 इंटू आपने 10 किया, 10 टू 5 मिनट्स मेरे ख्याल से निकल के आएगा। तो इतना सा मैथमेटिकल एक एरर था, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बाद बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पर सब कुछ मैंने सही लिखा हुआ है ना। आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वो वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से मुझे सॉल्व करके बताएंगे, है ना। तो सपोज दैट एक लगभग लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट टिपिकल क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप एक साइट से सैंपल लेकर के आए। आप एक साइट से सैंपल लेकर के आए, है ना। और जो सैंपल था वो आपका 10 सेंटीमीटर थिक था, और साइट पर जो आपकी सॉइल थी ये आपकी सपोज दैट 2 मीटर थिक थी, है ना। और इस पर्टिकुलर सॉइल के सैंपल के कंसोलिडेशन में लेट अस सपोज दैट आपको 30 मिनट लगे। और कितना कंसोलिडेशन? 60% कंसोलिडेशन में। तो आपको यहाँ पर टाइम निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना, है ना। एक चीज क्या बोल रहा है वो, एज्यूम सेम ड्रेनेज इन बोथ दी कंडीशन। मतलब साइट पर और सैंपल के लिए आप सेम ड्रेनेज कंडीशन मान लीजिए, चलेगा, है ना। आप सेम ड्रेनेज कंडीशन मान लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, अपने सैंपल और जो साइट के लिए जो कंसोलिडेशन है वो अलग अलग है ना। देख लो, again you have to determine time required for 50% consolidation at site. तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही है, इसका अभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपको करने का तरीका बताता हूँ। अब तक एक टेंटेटिव आंसर सामने आ जाना चाहिए था। फॉर्मूला अगेन सेम लग रहा है,
टीवी इक्वल्स टू सीवी इंटू टी अपॉन डी का स्क्वायर। अब यहाँ केवल क्या कॉन्स्टेंट रहा, यहाँ पे केवल एक ही चीज कॉन्स्टेंट रही, और उस कॉन्स्टेंट चीज का नाम क्या है, कॉन्स्टेंट चीज का नाम है सीवी। इतना क्लियर हो? सीवी कॉन्स्टेंट क्यों है? सीवी कॉन्स्टेंट इसलिए है क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सेम फाइल यूज कर रहे हैं। सर क्लियर हो नॉट? नाउ सी क्लियरली, नाउ सी क्लियरली, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि TV1 अपॉन TV2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी नीचे है ना, तो D2 अपॉन D1। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और टी सीधे था तो T1 अपॉन T2 है ना। अब वन कंडीशन फील्ड लेफ्ट की मान लो और टू कंडीशन फील्ड की मान लो। तो लेफ्ट की कंडीशन कितनी है, TV1। TV1 में क्या लिखोगे, पाई बाई 4 इंटू 0.6 का स्क्वायर अपॉन फील्ड कंडीशन में क्या लिखोगे, पाई बाई 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर। आया ना, समझ में आया नहीं आया? D2 अपॉन D1। अब दोनों को सिंगल मान लो, दोनों को डबल मान लो, क्या फर्क पड़ता है? डबल मानोगे तो दोनों में नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिंगल मानोगे तो किसी में भी नीचे 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो मानना है वो मान लो, सिंगल मान लेते हैं दोनों। सिंगल मान लिया तो एक क्या था, 10 सेंटीमीटर, तो एक की वैल्यू रखो 10 सेंटीमीटर, और नीचे क्या था, 2 मीटर, और मीटर को भी काय में रखो, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, है ना 200 सेंटीमीटर तक क्लियर होना। तो ये क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको 2 ऊपर आएगा, इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, और अपॉन क्या हो जाएगा मेरा नीचे 10 सेंटीमीटर, तो नीचे मैं लिख देता हूँ इसमें 10 सेंटीमीटर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा T1 अपॉन T2। तो T1 तो मुझे दे दिया है, T1 मुझे दे दिया 30 मिनट्स, और T1 मैंने काय में रखा है, मिनट्स में, और T2 मुझे निकालना है, तो T2 मेरा काय में निकल के आएगा, मिनट्स में निकल के आएगा, है ना। आपको घंटों में सीधे निकालना है, तो घंटों में सीधे निकालने के लिए आप क्या काम करो, छोटा सा, इसको मिनट में मत रखो, इसको काय में रख दो, इसको घंटे में रख दो, है ना। बेटा दूधा बुरी है बेटा, 4 मिनट तो आ ही नहीं सकता, है ना। ये तो एक तरीके से बेवकूफी वाली बात हो जाएगी कि तुम लैब में 10 सेंटीमीटर को 30 मिनट में करवा रहे हो, और तुम फील्ड पे जाके 4 मिनट में कंसल्टेशन करवा रहे हो। बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, बहुत बड़ा चमत्कार, है ना। 0.5 आर ऐसा लिख दीजिए, ठीक है ना। अभी यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, T2 की वैल्यू, मोस्टली चीजें कटी जाएंगी, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, है ना, और यहाँ पे पाई बाई 4 से ये वाला पाई बाई 4 कट जाएगा, इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये हो जाएगा 400 सीधे, 20 से अपन देखेंगे तो, और 0.6 अपॉन 0.5 का आप स्क्वायर कर लीजिए, इतना क्लियर होगा। और इसको रफली सॉल्व कर लीजिए, आप रफली सॉल्व करेंगे तो वॉट एवर इसका आंसर, ये आपको आर के अंदर आंसर मिल जाएगा, इतना क्लियर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर, अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे देखेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस तरीके के बनते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों से जनरली पूछे जाते हैं, आप लोगों से जनरली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग एग्जाम के अंदर और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और देता हूँ। मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, और अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपसे पूछ सकते हैं, मैं आपको भी क्लियर करूंगा जल्दी से। कुछ भी डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप समझ में नहीं आया तब भी आप बता दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैंने ये मानते हुए प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप लिखा है कि आप उस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं। हाँ, वॉट एवर इज द आंसर, अभी कैलकुलेटर से आंसर मत निकालना बस, क्योंकि कैलकुलेटर व्यापम के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, आपको आर्ट्स में आंसर निकालना है, और आर्ट्स में आपका जो भी आंसर आएगा 138 आर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, 138 आर मेरे ख्याल से सही आंसर होना चाहिए, है ना। अभी अगर किसी को ठीक ठीक, वेरी गुड, जितने लोगों का आंसर आ रहा है सभी का आंसर सही आ रहा है, 138 आर इज द करेक्ट आंसर। अभी और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे जल्दी से पूछे, नहीं तो मैं अभी एक अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने वाला हूँ। कोई कुछ पूछना चाहता है तो अपना हाथ उठाए जल्दी से, अगर कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो अपना हाथ उठाए जल्दी से। नहीं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, और आप इस तरीके के क्वेश्चन से बड़े आराम से सॉल्व कर भी पाएंगे। आप लोगों को मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, है ना। नाउ सी, एक क्वेश्चन आपको और मैं लेकर के देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोलता है
अगेन आपको एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन लेकर के दे रहा हूँ, है ना। आपको उसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। क्वेश्चन बोलता है कि लेट अस सपोज दैट एक पर्टिकुलर हमारा सॉइल सैंपल है, और उस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल के अंदर, उस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल के अंदर जो इनिशियल थिकनेस है ना, मतलब जो उसकी इनिशियल थिकनेस है, वो इनिशियल थिकनेस मुझे कुछ दी हुई है ना। मुझे इनिशियल थिकनेस उसकी दी हुई है, लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर, सैंपल एक सॉइल का, और उसकी इनिशियल थिकनेस मुझे 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। और उसके बाद मुझसे बोला जाता है कि इस सॉइल सैंपल के ऊपर प्रेशर को, pressure is increased from 10 Newton per mm square to 20 Newton per mm square, है ना। if volume of sample is changed by 10%, then mv फाइंड आउट करके बताइए कितना होगा। अगर इसका वॉल्यूम सैंपल का इस स्ट्रेस को बढ़ाने के बाद 10% वॉल्यूम का चेंज होता है, स्ट्रेस को 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर करने के बाद, तो एम भी निकाल के बताइए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। एम स्क्वायर पर न्यूटन में आपको जो आंसर देना है एमबी का, वो आपको आंसर देना है एम स्क्वायर पर न्यूटन में। एम स्क्वायर पर न्यूटन में आंसर निकाल के लाना है आपको, जल्दी से करेंगे, फास्ट। यू हैव 45 सेकेंड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बड़े आसानी से सॉल्व होगा। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया है, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में ही पूछे जाते हैं, छोटे छोटे। ये बड़ी जगहों पे, बड़े एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे। कई बच्चों का आंसर आ गया है। 0.01 mm स्क्वायर पर न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 0.01 mm स्क्वायर पर न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चों का आंसर आ चुका है ना। अब जिन बच्चों का आंसर नहीं निकल के आ रहा है, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो भाई आप मतलब अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं। एमबी का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है। एमबी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? एमबी का फॉर्मूला हुआ करता था डेल्टा एच अपॉन एच नॉट अपॉन डेल सिग्मा डेल, है ना। एक बात याद रखिए, जो डेल एच होगा वही क्या होगा? डेल वी होगा। दोनों के अंदर सेम चीजें तो रहेगी, क्योंकि सॉइल को मैं क्या मान के चलता हूँ? सेम सॉइल को मैं सेमी इनफाइनाइट मान के चलता हूँ। तो सेमी इनफाइनाइट के एरिया का इफेक्ट खत्म हो जाता है, जितना वॉल्यूम होता है उतनी हाइट रहती है ना। तो आपको एमबी की वैल्यू निकालनी है। एमबी की वैल्यू निकाल के डेल एच कितना होगा? 10%। कितने का 10%? 10 सेंटीमीटर का। तो 10% ऑफ 10 सेंटीमीटर कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? ये 0.1 सेंटीमीटर कैसे निकाला? ये निकाला 10% ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना। और अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10, है ना। क्या? न्यूटन पर एम स्क्वायर। न्यूटन पर एम स्क्वायर। अभी 20 माइनस 10, ये भी कितना हो रहा है? ये भी 10 ही हो रहा है। देखो हर जगह 10 ही 10 है, तो इसलिए तो वो न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक ही चीज करने के लिए दे रहा है ना यार। हर जगह 10 ही 10 है, इसलिए तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर एक ऐसी चीज करने के लिए दे रहा है। मेरी बात समझ में आती नहीं आती? आपको एमबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेंटीमीटर के ऊपर सेंटीमीटर काट दीजिए। सेंटीमीटर के ऊपर सेंटीमीटर काटेंगे तो आपको एमबी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? एमबी की वैल्यू मिल जाएगी 0.01। आपको एमबी की वैल्यू 0.01। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर गया हूँ, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये 0.1 नहीं है, ये 1.0 होगा, है ना। 10% लिया ना मैंने उसका, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 10 का 10% 1.0 हो जाएगा। तो मुझे ऊपर ये आंसर कितना मिल जाता है? 0.1। नीचे कितना मिल जाएगा? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 0.01 mm स्क्वायर अपॉन न्यूटन। इट इज माई करेक्ट आंसर। इट इज माई करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली और नॉट? तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अधिकतर लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे ख्याल से इतना कुछ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। क्वेश्चन बड़े आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और थोड़ा सा और हम लोग एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करके देखेंगे, और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके मेरे ख्याल से
आप मुझे आंसर निकाल के बताएंगे जल्दी से, है ना। वो मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप मुझे खुद से सॉल्व करके बताएंगे न्यूमेरिकल। इसमें अगर कोई डाउट है तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं अभी। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन आप अपना डाउट मुझसे इस न्यूमेरिकल के अंदर क्लैरिफाई कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ भी डाउट इस न्यूमेरिकल के अंदर अभी क्लियर नहीं करना है, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल और छोटा सा और दे रहा हूँ, और उस न्यूमेरिकल के बाद आप मुझे फर्दर आंसर निकाल के बताएंगे। तो मुझे क्वेश्चन दिए हुए है, और मुझे क्वेश्चन क्या बोलता है, मुझे क्वेश्चन बोलता है कि एक सॉइल के अंदर एमवी की वैल्यू 0.025 mm² पर न्यूटन दी हुई है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मुझे एक सॉइल के अंदर एमवी की जो वैल्यू है वो 0.025 न्यूटन पर mm² दी हुई है, और ये जो पर्टिकुलर सॉइल है, ये पर्टिकुलर सॉइल 25 सेंटीमीटर थिक है ना। ये सॉइल 25 सेंटीमीटर थिक है। अब 25 सेंटीमीटर थिक होने के बाद इस सॉइल को हम सब्जेक्ट करते हैं, द सॉइल इज सब्जेक्टेड टू अ increase in stress, increase in stress by 10 न्यूटन पर mm², 10 न्यूटन पर mm²। आपको पता करना है कि इसके अंदर कंसोलिडेशन कितना होगा। फाइंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना है मतलब क्या, आपको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना है अभी, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, कि परसेंटेज में कितना होगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। 10% कंसोलिडेशन हो रहा है, 20% कंसोलिडेशन हो रहा है, कितना कंसोलिडेशन हो रहा है, डिग्री आपको परसेंटेज में निकाल के बताना है कंसोलिडेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोग? परसेंटेज में कंसोलिडेशन निकाल के बताएंगे कि यू परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 10%, 20%, 30%। आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो परसेंटेज में दिए हुए हैं। अगेन यू हैव 45 सेकंड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको 45 सेकंड के अंदर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है, जल्दी से बताएंगे, फास्ट। चैट में लिख के बताएंगे, बोलेगा कोई भी नहीं। ICBPL 105, विवेक अनम्यूट योर माइक। विकास जी, विवेक को थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे प्लीज। विवेक अनम्यूट योर माइक। यस सर। कैसे आंसर निकाला? सर एम बी इक्वल टू डेल एच अपॉन एच इंटू अपॉन क्या कहते हैं डेल सिग्मा। तो डेल सिग्मा जो है वो 10 है और डेल एच अपॉन 25 किया। इधर पे एम बी की वैल्यू 0.025, 0.025 में उधर ऊपर 10 इंटू में गया तो 0.25 इक्वल टू डेल एच बाई 25। तो डेल एच जो निकला वो 6.25 निकला। 6.25 25 का कितना परसेंट होगा? 0.25%। कैलकुलेटर यूज किया? नहीं सर, नहीं किया इस बार। तो उसके बिना इतनी जल्दी आंसर कैसे निकाला? सर 625 और 25 वो हो जाता है पहले भी यानी डेल एच का आंसर तुम्हारा नहीं आंसर इसके आ गया है 10 या 15 सेकंड्स के अंदर। यस सर, ये दो आंसर्स, ये पिछला वाला 0.01 और ये वाला मैंने कैलकुलेटर से नहीं किया, उसके पहले कैलकुलेटर से कर रहा था। ये भी तुमने कैलकुलेटर सॉल्व किया? नहीं सर। इतनी तेज स्पीड नहीं हो सकती आदमी की यार, कुछ भी सर है सर। है। अरे क्यों क्यों मजाक कर रहे हो विवेक भाई यार? सर वो 25-25 था ना, 25-25 का स्क्वायर। ऐसा पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है, मान लिया 25% इज द करेक्ट आंसर, है ना। लेकिन कैलकुलेटर ठीक है विवेक, ओके। लेकिन कैलकुलेटर सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को, है ना। जिन बच्चों की अच्छी स्पीड है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेरी गुड। लेकिन कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि ये सभी नॉर्मल मैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये जितने भी डेटा दिए हुए हैं ना, ये डेटा जानबूझ के इस तरह से सेट किए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो, है ना। मेरे दिमाग में पूरे क्वेश्चन सेट है, मैं आपको एकदम ऐसे ही डेटा देता हूँ, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन लेकर के ना चलें, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सीधे सीधे इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सेक्युलर और नॉट एमबी का फॉर्मुला जैसे विवेक ने बताया, विवेक ने एकदम सही बताया। एमबी का फॉर्मुला लगाइए, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट अपॉन 1 डेल सिग्मा डैश। तो यहाँ पे आपको एमबी की वैल्यू 0.025 दी हुई है,
mm² पर न्यूटन, और इक्वल्स टू आप क्या निकाल लीजिए, डेल एच आपको दिया नहीं हुआ है, और आपको ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको ये दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और नीचे आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन पर mm²। सही नोट। नाउ सी, अब आपको डेल सिग्मा डैश और एम बी है ना, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 10 न्यूटन पर mm² पर न्यूटन कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 ऊपर इंटू कर दीजिए, 10 ऊपर इंटू करेंगे तो 0.25, और 0.25 में कितना इंटू हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का इंटू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच। तो यहाँ से आपका डेल एच कितना निकल के आता है, आपका डेल एच निकल के आता है 6.25 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर सॉल्व करना है, ये वाली चीजें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होती होंगी। यू परसेंटेज की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, यू परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, यू परसेंटेज की वैल्यू होती है डेल्टा एच अपॉन एच नॉट। तो डेल्टा एच अपॉन एच नॉट रख दीजिए 6.25 और अपॉन 25, दोनों चीजें काय में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, देन यू विल गेट 0.25 और यू कैन राइट इट एज 25%। तो इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, और बड़ी आसानी से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी इजीली इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। तो इस तरीके के ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ओके विवेक, मान लिया तुम्हारी बात, वो क्वेश्चन जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है कि उसके अंदर हम जल्दी से कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया है ना। कंसोलिडेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर करके होते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर का मतलब होता है कि कुछ एक चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है सेकेंडरी कंसोलिडेशन से रिलेटेड, या फिर फाउंडेशन के नीचे जो परमिसिबल सेटलमेंट होते हैं, कि अगर किले है तो उसके अंदर परमिसिबल सेटलमेंट कितना होना चाहिए, सैंड है तो परमिसिबल सेटलमेंट कितना होना चाहिए। तो ये वैल्यू सभी आपको मैं आज के दिन थोड़ी देर के बाद आपकी ऐप के अंदर डाल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल के अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा, या अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर दूंगा आईएएस कोड के जो भी स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद आपको कंसोलिडेशन में फर्दर और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, तो आप लोग कंसोलिडेशन को यहाँ पर एकदम खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को आज 10 क्वेश्चन कंसोलिडेशन के ही मार्क किए जाएंगे, तो वो 10 क्वेश्चन आज आप लोग सॉल्व कर लेंगे कंसोलिडेशन के, और प्लस अब मैं सोच रहा हूँ कि आपका एक टेस्ट ले लिया जाए, है ना। और टेस्ट हमारा कब लिया लिया जाए, तो उसके लिए हम लोग थोड़ी सी सहमति बना लेते हैं। जो वीकली टेस्ट हमारा होने वाला है, वो वीकली टेस्ट मुझे लगता है कि आप लोगों का सैटरडे के दिन लेना चाहिए। कल आपको एक दिन का टाइम मिल जाएगा फ्राइडे का, तो मेरे ख्याल से सैटरडे के दिन आपका टेस्ट लेना चाहिए, संडे के दिन। तो विकास सर जैसी अनुमति देंगे बस रख लेते हैं। विकास सर, कब टेस्ट रखा जाए बच्चों का? सर विकास सर थोड़े अवेलेबल नहीं है अभी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट रख लेते हैं, और सैटरडे के दिन अपन टेस्ट की टाइमिंग आपकी रख लेते हैं शाम को 5 बजे की। क्लियर है? टेस्ट की टाइमिंग जो होगी अपनी सैटरडे की, वो अपन 5 PM की टाइमिंग रख लेते हैं। अपना जो टेस्ट होगा सैटरडे को, तो उसके अंदर अपन क्या क्या लेके चलने वाले? सॉइल मैकेनिक्स लेंगे अपन। सॉइल मैकेनिक्स में अपन अप टू द कंसोलिडेशन ईच एंड एवरीथिंग लेंगे, सब कुछ लेंगे, पहले चैप्टर से लेके अब तक सब कुछ, और प्लस बिल्डिंग मटेरियल ले लेंगे, है ना। और बिल्डिंग मटेरियल के अंदर अप टू कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट आपका आज पूरा हो जाएगा खत्म, तो अप टू कोर्स एग्रीगेट हम लोग लेकर के चलेंगे। सीमेंट पूरा आएगा, लाइन पूरा आएगा, फ्रंट पूरा आएगा, मोटार पूरे आएंगे, कोर्स एग्रीगेट पूरे आएंगे। तो इतना टेस्ट अपन ले लेते हैं, है ना। 5 बजे टेस्ट पुरानी स्टाइल में रहेगा, ठीक 5 बजे टेस्ट आपको मार्क होगा, और पिछली बार 6 बजे तक दे दिया था, लेकिन इस बार ठीक 5:45 पर आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब इसको एक बात याद रखना, ये लॉगिन का टाइम नहीं है भैया। हाँ, कंसोलिडेशन टॉपिक रहेगा सोनम। ये लॉगिन का टाइम नहीं है 5:45। जैसे तुम लोग अगर टेस्ट के लिए लॉगिन करते हो आप 5:40 पर, है ना, तो आप कितनी देर में अपना टेस्ट दे पाओगे? केवल 5 मिनट ही मिलेंगे आपको, है ना। मतलब अगर हमारा 30 मिनट का टेस्ट होता है, तो उस 30 मिनट के टेस्ट को देने के लिए आपका लास्ट लॉगिन टाइम रहेगा 5:15। उसके बाद अगर आप लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो टाइम रहेगा वो आपका कम रहेगा। 5:45 पर टेस्ट हमारा लॉक हो जाएगा, 5:45 पर आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे, और रात को 10 बजे के लगभग, 9:30-10 बजे के लगभग हम लोग सॉल्यूशन का और रिजल्ट का टाइम रखेंगे। जैसा कि जिन बच्चों को सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम आ रही थी, वो मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो गई होगी। आप लोग अपनी ऐप को एक बार अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर के, अगर आपकी ऐप अपडेट नहीं है तो मेरे ख्याल से वो चीज आपकी सॉल्व हो गई होगी, और उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अभी अगर किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। हमारी शाम की क्लास सेम टाइम रहेगी, कल की क्लास सेम टाइम रहेगी। थैंक यू सो मच।
हम्म। आवाज नहीं आ रही अमन भाई बिल्कुल भी। हाँ राकेश सर आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं आ रही। अमन जी आप एक काम करिए, चैट में लिख दीजिए आपका डाउट। सर डेली टेस्ट में इमेज नहीं दिखती मेरे ख्याल से 5-6 दिन से तो आपके साथ कोई इमेज आ ही नहीं रही है। 5 या 6 दिन से किसी भी टेस्ट के अंदर कोई भी इमेज नहीं आई है। एक कल थी सॉइल मैकेनिक्स की, वो नहीं दिखी है उसमें। अच्छा तो इमेज मेरे ख्याल से वो छोटी दिखती होगी है ना, ऐसा हो गया होगा। हाँ सर। अच्छा ठीक है अर्पिता मैं चेक करवाता हूँ अभी। डिग्री ऑफ कंफर्टेशन कितना चेंज हुआ है और कितना चेंज हो सकता है इस पर डिपेंड करता है, बट लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। नहीं ये बात मुझे समझ में नहीं आई थोड़ी सी कि डिग्री ऑफ कंफर्टेशन कितना चेंज हुआ है और कितना चेंज हो सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है, बट लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? लोडिंग कितनी होगी इस बात पे चेंज करेगा, सॉइल का टाइप क्या है इस बात पे चेंज करेगा डिग्री ऑफ कंफर्टेशन। डिग्री ऑफ कंफर्टेशन के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इज द वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ कंफर्टेशन। तो डिग्री ऑफ कंफर्टेशन आपको डेल एच के टर्म्स में निकाल लेना है। अच्छा मेरे ख्याल से आप ये बोल रहे हैं कि टोटल चेंज कितना हो सकता था, हमें ये चीज पता करनी है। ओके ठीक है, आप बेसिक डिग्री ऑफ कंफर्टेशन की उस पर पहुंचे हैं मेरे ख्याल से, डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है तो ठीक है अमन मैं आपकी बात समझ गया, अभी मुझे एकदम क्लियर हुआ। तो बेसिकली ठीक है, मैं असल में यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू चाहता था कंफर्टेशन की, बस है ना, कि उस डेप्थ का कितना कंफर्टेशन हुआ है ना। ठीक है उसकी डिग्री ऑफ कंफर्टेशन मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं बोलना चाहिए, वाली बात सही है। मैंने वहां पे लिखा था ना फाइनल कंफर्टेशन कितना हुआ है, तो बेसिकली जो मेरे आंसर थे ना वो मेरे आंसर इस टर्म्स में थे कि यहाँ पर कंफर्टेशन कितना हुआ है ना, डेप्थ का कितना परसेंटेज कंफर्टेशन हुआ है, बात वो थी वहां पर पिछले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर जो मुझे आंसर निकलवाना था ना, तो आंसर मुझे वही निकलवाना था कि हाइट का कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, ठीक है ना, और कुछ नहीं था। ठीक है बात बाकी जो डिग्री ऑफ कंफर्टेशन का ओरिजिनल डेफिनेशन है वो सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, वो एकदम बात आपकी सही है। ठीक है विवेक एक बात ये पूछ रहा है कि सर अगर हमें कंफर्टेशन का 60% से ग्रेटर देन फॉर्मूला चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब टी और यू ग्रेटर देन 60% अगर हमें निकालना है तो विवेक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1.7813 माइनस का 0.9332 log 10 100 माइनस यू परसेंटेज। ठीक है हाँ विवेक बोलो। ठीक है सर, वो एक्चुअली टीवी के फॉर्मूले में पहले भी कंफ्यूज हुआ था सर, एक जगह दोनों टर्म माइनस में है, एक जगह जो आप लिखे हैं वो है। नहीं ये वाला फॉर्मूला सही है, इट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ टीवी। हाँ सर, वो वैल्यूज भी कहीं कहीं अलग दी थी, तो अलग अलग होता रहा, अलग अलग फॉर्मूले नहीं में ऐसा आता नहीं है, मैक्सिमम जगह आपको फॉर्मूला ये यही वाला मिलेगा टीवी का, रहा। हाँ सर ये टीवी का करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है सर। अच्छा अगर अपन ये 100
को ना लेके 1 माइनस अगर u को उसमें करें फ्रैक्शन में, नहीं नहीं, गलत हो सर जाएगा, तब लॉग है चेंज ना, होता है क्या? लॉग है ना, अच्छा, नहीं कर सकते, लॉग है ना। ठीक है सर, ओके सर, थैंक बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर ऐड हो जाएगा अभी कल रात का। अमन इतना वो मत लो टेंशन, क्या चीजें ऐड होती हैं क्या चीजें ऐड नहीं होती हैं इसकी मुझे पूरी जानकारी रहती है, और मैं आप लोगों से ज्यादा उस चीज के लिए कॉन्शियस रहता हूँ। अगर कोई लेक्चर ऐड नहीं होता है, कोई टेस्ट ऐड नहीं होता है, या फिर कोई और दिक्कत ऐप के अंदर होती है, तो मेरी उन सब चीजों के ऊपर एकदम नजर रहती है और डेली रिपोर्ट्स में लेता हूँ। तो आप लोग उसकी बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, ये सब चीजें मुझे एकदम मेरे उसमें रहती हैं। और 24 आवर्स का मिनिमम एक टाइम लेकर के चला करो, किसी भी चीज को अपलोड होने में कई बार चीजें जल्दी भी अपलोड हो जाती हैं। हम लोग 5-6 घंटे के अंदर चीजें अपलोड कर ही देते हैं, लेकिन एक 24 आवर्स का एक फ्लोट लेके चला करो, किसी भी चीज को अपलोड होने में 24 आवर्स का प्लस माइनस टाइम लगता है ना, एक दिन का टाइम लगता है। तो वो चीज अपलोड हो जाएगी, आप उसके लिए इतना परेशान मत हो। असल में क्या, लेक्चर्स की एडिटिंग और एडिटिंग के बाद उसकी अपलोडिंग, ये थोड़ा सा इतना आसान जॉब नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल काम होता ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और किसी को और कुछ डाउट पूछना नहीं है, तो हम लोग आज की मीटिंग खत्म कर सकते हैं। विकास सर को मेरे ख्याल से मीटिंग खत्म करनी होगी। सर एक डाउट और आया है, देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन में। जी बताइए। जैनब का डाउट है। चैट बॉक्स में है क्या? जी सर। सर मेरे को पैरामीटर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कब कौन सा रखेंगे मामले में, स्टार्टिंग का मेरा लेक्चर छूट गया है, तो वो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी जैनब। असल में क्या है, आपकी कंसल्टेशन की पुरानी क्लासेस छूटी हुई हैं, तो कंसल्टेशन के लेक्चर आपके बैच के अंदर आपको मिल जाएंगे, लाइक P1 बैच आपका है, तो उस बैच के अंदर जाके आप उन क्लासेस को देख लीजिए। कंसल्टेशन की टोटल 4 क्लासेस हैं, आज चौथी क्लास थी हमारी कंसल्टेशन की। तो उन क्लासेस को आप थोड़ा सा देख लीजिए, 3 घंटे की आपकी टोटल क्लासेस रहेंगी वो, उन्हें आप देख करके आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर उसके बाद आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, अगर उन क्लासेस में कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकती हैं। अभी एकदम से आज की क्लास में पैरामीटर समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। आज का फॉइल का टेस्ट अमन अपलोड नहीं हुआ है अभी, कल रात को 11 बजे के बाद कोई भी टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर के अंदर अपलोड हो जाएंगे, है ना अमन। और अमन मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सी चीज कब अपलोड होती है, कौन सी चीज कब अपलोड नहीं होती, कौन सी चीज डिले होती है, कौन सी चीज लेट होती है, ये सब चीजें मुझे मेरे संज्ञान में रहती हैं, और मैं इन सब चीजों पर बहुत क्लोज अपनी नजर बना के रखता हूँ। तो आप लोगों को इन चीजों को लेकर कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग विकास सर को या राकेश सर को भी आप लोग कंटिन्यूसली मैसेज करते हैं कि ये चीजें अपलोड नहीं हो रही हैं, तो आपसे ज्यादा फिक्र उस चीज की मुझे रहती है। अगर कोई चीज अपलोड नहीं होती है तो वो चीज मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर मैं नोट्स बना के रखता हूँ, और मुझे वो एकदम क्लियरली हिट करता रहता है कि ये चीज अभी अपलोड नहीं हो रही है। तो उस बारे में आप टेंशन मत लीजिए, विद इन 24 आवर्स अगर कुछ चीज नहीं हो रही है देन आप हमें बताइए, फिर हम लोग आपकी मदद करेंगे पूरी। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे ख्याल से खत्म करते हैं। ओके सर।